एडॉट फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी के बारे में देखेंगे। चैप्टर 2, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी के बारे में देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी के पहले नियम में कुछ कमियां थी। ठीक है, ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम था वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, लेकिन ये क्या बोलना चाहिए, उसमें ये बताया गया था कि जो हीट होता है डीक्यू वो दो चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह होता है तो दो चीज़ें जो है वो उसमें बदलती है, एक तो उसमें कार्य किया जा सकता है और दूसरा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ हीट फ्लो की, ठीक है, हीट फ्लो या ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। ठीक है, तो इसीलिए ऊष्मा प्रवाह के दिशा के बारे में जानकारी हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है। ठीक है, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताई जाती है। ठीक है, दिशा बताई, डायरेक्शन ऑफ हीट की ऊष्मा का प्रवाह जो है वो किस दिशा में होगा। ठीक है, सामान्यतः जो ऊष्मा का प्रवाह है वो कहाँ होता है, निम्न ताप से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बराबर है तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा और क्या बोलना चाहिए, अगर ताप बराबर नहीं है तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड नियम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन। प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में ये जो स्टेटमेंट है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन स्टेटमेंट से इन स्टेटमेंट में बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में जो पढ़े थे कि क्या बोलना चाहिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग स्टेटमेंट से जो है बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन। ठीक है, परपेचुअल मशीन भी बोलते हैं इसे, परपेचुअल मशीन। ठीक, ये प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन क्या होता है, ऐसा मशीन जो अवशोषित ऊष्मा से अधिक कार्य करता है। ठीक है, ऐसा मशीन जो अवशोषित ऊष्मा से अधिक कार्य करता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन बोलते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन। शाश्वत मशीन, ठीक है, ये परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, ये होता है
perpetual machine of second kind। ठीक है, द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन क्या होता है? ऐसा मशीन जो आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन किए बिना अवशोषित ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदल दे। ठीक है, ऐसे मशीन को हम लोग बोलेंगे सेकेंड द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन। ठीक है, अगर इसे मैं लिखूं, एक जो हम लोग का हीट इंजन होता है, ठीक है, वो क्या करता है? Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है, W कार्य करता है और Q2 ऊष्मा जो है वो सिंक को दे देता है। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन होता है वो क्या करता है? द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और उसे पूर्णतः कार्य में बदल देता है। ठीक है, जबकि ये सिंक को कोई ऊष्मा नहीं देता या कार्यकारी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं शाश्वत मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, मतलब परपेचुअल मशीन ऑफ सेकेंड काइंड या द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन। प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन क्या होता है? ऐसा मशीन जो Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है, और W कार्य करता है, लेकिन W जो है वो अवशोषित ऊष्मा से अधिक हो। ठीक है, ऐसे मशीन को हम लोग बोलते हैं प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन। ऐसा मशीन जो अवशोषित ऊष्मा, उसे हम लोग Q1 ऊष्मा दे रहे हैं लेकिन वो उस ऊष्मा से भी अधिक कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन। ठीक है, और द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन क्या होता है? जितना ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है, उसे पूर्णतः कार्य में बदल देता है, जबकि Q2 को कोई भी ऊष्मा नहीं देता। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्मोडायनेमिक के अलग अलग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन, या पहले प्रथम प्रकार का देख लेते हैं। प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन असंभव है। ठीक है, प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन असंभव है। ठीक है, ऐसा कोई भी मशीन संभव नहीं है जो दी गई ऊष्मा से अधिक कार्य कर सके। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग ऐसा संभव नहीं है कि Q1 ऊष्मा दे और वो उससे अधिक क्या कर दे? कार्य कर दे। Q1 कभी भी जो है वो W से छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन असंभव है। ऐसा मशीन संभव ही नहीं है जो दी गई ऊष्मा से अधिक कार्य कर सके। ठीक है, ये होता है प्रथम प्रकार का मतलब क्या बोलना चाहिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए प्रथम प्रकार के शाश्वत मशीन के लिए स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट सेकेंड देखो। स्टेटमेंट सेकेंड, द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन, द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन असंभव है। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी मशीन संभव नहीं है जिसे Q1 हम लोग Q1 ऊष्मा दें, वो उस पूरी दी गई ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदल दे और आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन न करे। ठीक है,
ऐसा कोई भी मशीन संभव नहीं है जो दी गई ऊष्मा को बिना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए क्या बोलना चाहिए, पूर्णतः कार्य में बदल दे। ठीक है, अगर इसको मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहूँ तो Q2 Q1 इज नॉट इक्वल टू W, कभी भी जो है ये W के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये और तथा और क्या बोलना चाहिए, Q2 या फिर क्या बोलना चाहिए, सराउंडिंग में जो ऊष्मा जाती है, ठीक है, वो कभी भी जो है वो जीरो नहीं होगी। ऐसा संभव ही नहीं है कि Q1 जो है पूरी तरह से W के बराबर हो जाए और Q2 जो है वो क्या बोलना चाहिए, Q2 जो है वो जीरो हो जाए। ऐसा कभी भी जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा जो Q1 होगा वो कुछ जो है वो कार्य में यूज होगा तथा कुछ जो है वो सराउंडिंग या इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में यूज होगा, उपयोगी होगा। ठीक है, ये होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के स्टेटमेंट। अगर दोनों के स्टेटमेंट को हम लोग मिला के लिखना चाहें, ठीक है, तो Q1 इज नॉट इक्वल टू W और Q1 Q1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू W। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला के लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, Q इज ऑलवेज ग्रेटर देन W, मतलब दी गई ऊष्मा जो है वो हमेशा अधिक होगी किए गए कार्य से, उस मशीन द्वारा किए गए कार्य से जो है हमेशा अधिक होगी। ठीक है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थर्ड, तीसरा स्टेटमेंट, या इसे हम लोग बोलते हैं केल्विन प्लांक का कथन। ठीक है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन लाए उसे पूर्णतः कार्य में बदल दे। ठीक है, यही जो क्या बोलना चाहिए हम लोग का शाश्वत मशीन के लिए हम लोग देखे थे सेकेंड द्वितीय प्रकार का शाश्वत मशीन जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, ये भी उसी तरह से सेम जो है सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा चेंज है, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम में, चक्रीय चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर, अच्छा, किसी ऐसे मशीन का निर्माण असंभव है मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, आप लोग इसको चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं तब तक स्टेटमेंट को लिख देता हूँ। ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है का निर्माण असंभव है जो एक चक्रीय प्रक्रम है, यहाँ पे जो है चक्रीय प्रक्रम यूज किया गया है, चक्रीय प्रक्रम में किसी किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए बिना पूर्णतः कार्य में बदल दे, पूर्णतः कार्य में बदल दे। ठीक है, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो कि एक चक्रीय प्रक्रम है, इसमें एक चक्रीय प्रक्रम है
किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए बिना उसे पूर्णतः कार्य में बदल दे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो ली गई ऊष्मा होगा, ठीक है, स्रोत से जो ऊष्मा ली जाएगी उसे पूर्णतः कार्य में कभी भी नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फोर्थ देखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्लाउसियस का कथन। क्लाउसियस स्टेटमेंट, ठीक है, क्लाउसियस का कथन। ऐसे किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। ठीक है, मैं स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसी किसी भी स्वचालित स्वचालित मशीन ऐसे किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है। स्वचालित, ठीक है, असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत के बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत के ऊष्मा को ठंडी वस्तु से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। ठीक है, ये होता है क्लाउसियस का स्टेटमेंट। ऐसे किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऊष्मा इंजन के टर्म में इन दो स्टेटमेंट को आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे ये होगा स्रोत। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कोई कार्यकारी पदार्थ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक सिंक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में, ये चक्रीय प्रक्रम कब बनता है, देखो, एक यहाँ पे हम लोग हीट इंजन लगा देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रेफ्रिजरेटर लगा देते हैं। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे ये हीट इंजन क्या करता है, यहाँ से Q1 उष्मा लेता है, W कार्य करता है, और ये Q2 उष्मा सिंक को दे देता है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर क्या करता है, इसी Q2 उष्मा को लेता है, और ये जो W कार्य है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, W कार्य करते हैं, और ये जो है Q1 उष्मा फिर किसे दे देता है, स्रोत को दे देता है। ठीक है, तो ये एक क्या बोलना चाहिए, कार्नो इंजन, या इसे हम लोग बोलते हैं उद्गमनी इंजन बन जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो, ऐसे किसी भी क्या बोलना चाहिए, इंजन का निर्माण संभव है जो एक चक्रीय प्रक्रम में, ठीक है, एक स्रोत से ऊष्मा ले, ठीक है, स्रोत से ऊष्मा Q1 ले और उसे पूरी तरह से W में बदल दे। तो Q1 कभी भी जो है वो W के बराबर नहीं हो सकता। जो प्लांक का स्टेटमेंट है, ठीक है, जो प्लांक क्या बोलना चाहिए, केल्विन प्लांक का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो Q1 कभी भी जो है वो W के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्लाउसियस का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऐसे किसी भी मशीन का निर्माण असंभव है जो ठंडी वस्तु यानी कि सिंक से Q2 उष्मा ले बिना बाह्य कार्य के और उसे जो है वो स्रोत तक पहुंचा दे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जब तक हम लोग कोई कार्य W नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक जो है ये रेफ्रिजरेटर यहाँ से उष्मा लेके स्रोत में नहीं देगा, ठंडी वस्तु से उष्मा लेके गर्म वस्तु में कभी भी नहीं देगा जब तक इस पर कोई बाह्य कार्य न किया जाए।
ठीक है, ये होता है क्या बोलना चाहिए, क्लाउसियस का स्टेटमेंट। ठीक है, जबकि हम लोग किसके बारे में देखे थे, एक जो प्रथम प्रकार का शाश्वत मशीन था, वो क्या बोल रहा था कि Q1 ऊष्मा देते हैं और W जो है उससे ज़्यादा कार्य करता है, तो ये भी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स के कुछ स्टेटमेंट थे। मैं अगर आप लोग को इसको सरल भाषा में समझाऊं तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, ये हमें बताता है कि हीट जो फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, और हीट फ्लो का हमेशा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और हीट हमेशा उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, सॉरी कम होगा। ठीक है, अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 तो उष्मा का जो प्रवाह है हमेशा T1 से T2 की तरफ होगा। ठीक है, एक तो इसका इंटरप्रिटेशन इसे बोल सकते हैं, और दूसरा ये कि उष्मा को पूरी तरह से कार्य में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, उष्मा को पूरी तरह से हम लोग कार्य में नहीं बदल सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ उष्मा जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में या फिर सिंक में, वातावरण में जो है वो ये हो जाती है। ठीक है, तो ये दो क्या बोलना चाहिए, अगर हम लोग देखें तो कभी भी जो है वो Q1 जो है हमेशा किससे बड़ा होगा, W से किए गए कार्य से जो है वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे एक चीज मैं और आप लोग को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देखो जो किसी इंजन की जो दक्षता होती है वो क्या होता है, 1 Q2/Q1 होता है। ठीक है, अगर Q2 इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, अगर ऐसा मशीन हम लोग बना लें जो सिंक को बिना उष्मा दिए कार्य कर रहा है, तो Q2 इक्वल टू 0 हो जाए तो इंजन की दक्षता क्या हो जाएगी, इंजन की दक्षता 1 हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग किसी भी इंजन की जो दक्षता है वो 1 नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी इंजन की दक्षता 1 नहीं हो सकती, या किसी भी इंजन की जो दक्षता है वो 100% कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे, दक्षता हमेशा कितनी होगी, जो दक्षता है वो हमेशा 1 से कम ही होगी। ठीक है, दक्षता कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, या हम लोग जानते हैं दक्षता इक्वल टू क्या होता है, दक्षता इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, तो W हमेशा जो है वो Q से छोटा ही होगा। ठीक है, दक्षता हमेशा लेस देन 1, और ये क्या बोलना चाहिए, W ऑलवेज लेस देन Q। ठीक है, ये W जो है हमेशा Q से छोटा होगा, इसीलिए दक्षता हमेशा किसी इंजन की जो दक्षता है वो हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो ये होता है हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है क्लाउसियस थ्योरम। क्लाउसियस का थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, बाकी इसे मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, देखो क्लाउसियस का थ्योरम ये बोलता है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में, ठीक है, किसी चक्रीय प्रक्रम में क्वांटिटी dQ/dt का जो समाकलन है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये है क्लाउसियस का थ्योरम। ठीक है, क्लाउसियस का थ्योरम क्या बोलता है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में, ये चक्रीय प्रक्रम में ये जो क्वांटिटी है dQ/dt, सॉरी dQ/T, ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन और परम ताप का जो रेशियो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये होता है क्लाउसियस का थ्योरम। ठीक है, ये तो चक्रीय प्रक्रम के लिए होगा, हो गया। ठीक है, अगर किसी प्रक्रम, किसी ऐसा प्रक्रम जिसमें स्टेट जो है वो आई से एफ में स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी इनिशियल स्टेट आई से इनिशियल स्टेट में चेंज हो रहा है, तब ये जो इंटीग्रेशन है डेल मतलब आई से एफ dQ/T, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डेल एस, एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, अगर किसी इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट में परिवर्तन, चक्रीय प्रक्रम के लिए ये क्वांटिटी हमेशा 0 होगा। ठीक है, अगर प्रक्रम चक्रीय नहीं है, ठीक है, किसी इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट में हो रहा है, तब ये जो क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेशन
एक क्वांटिटी के बराबर होता है और इस क्वांटिटी को डेल एस के बराबर होता है और इस डेल एस को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी में परिवर्तन। देखो एंट्रोपी ना एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, कभी भी हम लोग डायरेक्ट एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग हमेशा जो है चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमेशा जो है वो चेंज इन एंट्रोपी ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी। तो ये जो क्वांटिटी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें एंट्रोपी का डेफिनेशन मिलता है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, इंटीग्रेशन आई टू एफ डी क्यू बाई डी टी के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं, ये डेल एस का वैल्यू है। ठीक है, डी एस सूक्ष्म परिवर्तन। ठीक है, सूक्ष्म परिवर्तन के लिए डी एस इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई टी लिखते हैं। ठीक है, या डी क्यू इक्वल टू लिखेंगे टी डी एस। ठीक है, ये क्या, इसका मतलब ये है कि जो ऊष्मा है वो क्या होगा, परम ताप और एंट्रोपी में सूक्ष्म परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, कितने सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए, ये पांचवा स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है पूछे तो आपको बताना है कि डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे। और फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को मिला के अगर हम लोग लिखना चाहें तो अब हम लोग लिखते हैं टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्लस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, दोनों को मिला के हम लोग जो है वो कंबाइंड स्टेटमेंट इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो ये था एंट्रोपी का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग जो है अलग अलग प्रक्रम के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले एंट्रोपी में परिवर्तन को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका भौतिक सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी में परिवर्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, बहुत सारे फार्मूले हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी में परिवर्तन, विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए। ठीक है, आदर्श गैस के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है डेल एस। ठीक है, इसका वैल्यू होता है सी भी एल एन ऑफ टी एफ। अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो टी आई पी आई पी आई से कहाँ चेंज हो रहा है, टी एफ वी एफ और पी एफ में चेंज हो रहा है। ठीक है, तब सी भी एल एन टी एफ बाई टी आई हो, डेल एफ का जो वैल्यू है सी भी एल एन टी एफ बाई टी आई हो जाएगा। ठीक है, प्लस आर एल एन ऑफ वी एफ अपॉन वी आई हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एंट्रोपी में परिवर्तन है टी और वी के पदों में। ठीक है, डेल एस है टी और वी के पदों में। जब यहाँ पे टी और वी के पदों में लिखेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, सी भी आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल एस लिख देते हैं टी और पी के टर्म्स में। अगर यहाँ पे टी और पी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा सी पी एल एन ऑफ टी एफ अपॉन टी आई माइनस आर एल एन ऑफ पी एफ अपॉन पी आई, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पी एफ अपॉन पी आई।
आपको पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसे हम लोग भी और पी के टर्म में लिखना चाहें, भी और पी के टर्म में लिखना चाहें, तब यहाँ पे सी पी और सी भी दोनों आ जाएंगे। और सी भी जो आएगा वो किसके साथ आएगा, एल एन ऑफ पी एफ अपॉन पी आई के साथ आएगा, और सी पी आएगा एल एन ऑफ पी एफ अपॉन पी आई, ठीक है। तो ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आदर्श गैस के लिए है, ठीक है। इसके सिवा और भी फॉर्मूला रहते हैं कि समतापी प्रक्रम के लिए क्या होगा, टेम्परेचर को आप लोग इक्वल रख देना, ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, एल एन ऑफ वन इक्वल टू जीरो होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सम आयतनिक प्रक्रम के लिए पूछेगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर समदाबिक प्रक्रम के लिए पूछेगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप से अलग अलग प्रक्रम के लिए आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये बस आप लोग को ये तीन फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, वो भी ठीक से याद रखना है। यहाँ पे टी और भी है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी है तो यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ टी आ जाएगा, और ऊपर में एफ बाई आई, ठीक है। बस टी पी के में माइनस है, बाकी सभी में जो है वो प्लस है। तो ये आप लोग याद रखेंगे फॉर्मूला। और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए याद रखेंगे क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल एस इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल एस इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो एस इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंट्रोपी में जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए मैं आप लोग को जब लिखवाया था तब ये बताया था कि रुद्धोष्म प्रक्रम में जो है वो एस कांस्टेंट होता है, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट होता है। इसके बाद सेकेंड देखो, अवस्था परिवर्तन के लिए, अवस्था परिवर्तन में यानी कि फेज ट्रांजिशन हो रहा है, जहाँ पे हम लोग लेटेंट हीट का यूज़ करते हैं। अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तब जो एंट्रोपी में परिवर्तन है, डेल एस इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, एम इंटू लेटेंट है, लेटेंट हीट, ठीक है। ये क्या होता है, उष्मा का वैल्यू होता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट बटे टेम्परेचर टी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एंट्रोपी में परिवर्तन, किसमें, अवस्था परिवर्तन के लिए, ठीक है। अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, जहाँ पे एल क्या है, लेटेंट हीट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अगर दो द्रवों को हम लोग मिलाते हैं, माने कि हमारे पास क्या है, दो द्रव हैं, दो द्रवों को मिलाने पर अंतिम ताप, ये एक फॉर्मूला याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतिम ताप। मान लेते हैं हमारे पास जो है दो द्रव हैं, एक क्या है, द्रव वन है, और एक है द्रव टू, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। और क्या बोलना चाहिए, T1 जो है वो ग्रेटर है T2 से, ये याद रखना, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान है M1 है, इसका द्रव्यमान क्या है, M2 है। इसकी उष्माधारिता C1 है, इसकी उष्माधारिता C2 है, ठीक है। उष्माधारिता है ये क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। और ये क्या है, ताप है। T1 इज ग्रेटर देन T2, तो अंतिम ताप T जो होगा वो हमेशा क्या होगा, T1 से छोटा होगा और T2 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर T1 बड़ा है और T2 छोटा है, इन दो द्रवों को अगर हम लोग आपस में मिलाएंगे तो T1 जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में ही होगा, ठीक है। इसे याद रखेंगे। और जो फाइनल टेम्परेचर T होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल टेम्परेचर T इक्वल टू होगा M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो फाइनल टेम्परेचर T होता है वो क्या हो जाएगा, M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 बटे M1 C1 प्लस M2 C2, ठीक है। इसमें केस देख लेते हैं, केस फर्स्ट।
इसमें केस फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है? अगर m1 इक्वल टू m2 है, ठीक है, समान द्रव्यमान, ठीक है, m1 इक्वल टू m2 हो, स्टेटमेंट यही लिखता है m1 इक्वल टू m2 हो, यानी द्रव्यमान समान हो लेकिन अलग अलग प्रकार के द्रव हो, C1 इज नॉट इक्वल टू C2। उस केस में जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? C1T1 प्लस C2T2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, केस सेकेंड देख लो। ठीक है, केस सेकेंड क्या है? अगर एम द्रव्यमान जो है वो असमान हो लेकिन द्रव जो है वो एक समान के समान द्रव हो, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समान टाइप समान प्रकार का द्रव, ठीक है, तब जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? m1T1 प्लस m2T2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, केस थर्ड, अगर m1 इक्वल टू m2 समान द्रव्यमान भी हो और समान टाइप का द्रव भी हो, तब जो फाइनल टेम्परेचर है वो होगा T1 प्लस T2 अपॉन, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब यदि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m ले, ठीक है, और c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू c ले, ठीक है, तब यानी कि दो समान प्रकार के अगर लिक्विड हैं, समान प्रकार के या गैस या कुछ हैं, ठीक है, जिनकी ऊष्माधारिता भी समान है और द्रव्यमान भी समान है, तो उस केस में जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है, ठीक है, जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा? mc ln ऑफ T1 प्लस T2 का T1 प्लस T2 बाई 2 का स्क्वायर अपॉन T1 T2, ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? T फाइनल बटे T1 इंटू T2 बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है T फाइनल होगा अंतिम टेम्परेचर, Tf का स्क्वायर अपॉन T1 T2 होता है, या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? mc इंटू ln ऑफ T1 प्लस T2 बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन T1, ठीक है, या इसे इसका भी होल स्क्वायर लेके अगर दो को हम लोग बाहर ले आए, ठीक है, तो 2mc ये ln ऑफ T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। डेल एच इक्वल टू 2mc ln T1 प्लस T2 बाई T1 T2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड के एंट्रोपी में परिवर्तन। ब्रह्मांड क्या होता है? निकाय और वातावरण को मिला के, ठीक है, यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन, ब्रह्मांड की एंट्रोपी में
परिवर्तन। ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस इक्वल टू 0 होता है यदि प्रक्रम क्या हो, उत्क्रमणीय हो। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, ठीक है। और डेल एस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, किसके लिए, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हमेशा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और इसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन का नियम, ठीक है। अगर दोनों को साथ मिला के लिखें तो डेल एस ब्रह्मांड के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वो हमेशा क्या होगा, डेल एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अर्थात जहाँ पे ये ग्रेटर देन साइन किसके लिए आएगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आएगा, और डेल एस जो है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आएगा, ठीक है। अगर ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन किस तरह से होता है अगर पूछे तो आप लोग को बताना है कि डेल एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए पूछे तो इक्वल टू 0, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए पूछे तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या फिर इसे प्राकृतिक प्रक्रम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रम, प्राकृतिक प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, हमेशा डेल एस इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी वृद्धि का नियम। एंट्रोपी वृद्धि का नियम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एंट्रोपी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी का भौतिक महत्व। अ, किसी परिवर्तन में किसी निकाय की एंट्रोपी वह राशि है जो ऊष्मा प्रवाह में ठीक वही संबंध, ठीक है। ऊष्मा प्रवाह और एंट्रोपी में ठीक वही संबंध होता है जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के अधीन, आप लोग इसे याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर गति में, ऊर्ध्वाधर गति में द्रव्यमान का महत्व होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो द्रव्यमान के कारण ही लगता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गुरुत्वाकर्षण के अधीन, ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति में जो जो महत्व द्रव्यमान का रहता है, ठीक है, वही ऊष्मा प्रवाह में एंट्रोपी का रहता है, वही महत्व जो है ऊष्मा प्रवाह में एंट्रोपी क्या बोलना चाहिए, एंट्रोपी का रहता है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को एंट्रोपी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रम, एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसके टर्म में, एंट्रोपी के टर्म में, ठीक है। एक प्राकृतिक प्रक्रम, एक प्राकृतिक प्रक्रम सदैव सदैव इस दिशा में होता है या इस तरह होता है, जैसा भी आप लोग लिखना चाहें, इस दिशा में, सदैव इस दिशा में होती है कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि हो।
ठीक है, ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके एंट्रोपी के टर्म में। एक ब्रह्मांड के प्रक्रम में एक प्राकृतिक प्रक्रम सदैव इस प्रकार होता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी में हमेशा क्या होती है, वृद्धि ही होती है। ठीक है, एंट्रोपी अव्यवस्था अव्यवस्था डिसऑर्डर और अक्रमबद्धता अक्रमबद्धता की माप होती है। ठीक है, किसी निकाय में अव्यवस्था अगर बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, की माप होती है। ठीक है, जैसे गैसों की एंट्रोपी और द्रव की एंट्रोपी को हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, तो गैस की जो एंट्रोपी होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अव्यवस्था है, ठीक है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, लिक्विड के कंपैरिजन में, जबकि ठोसों की एंट्रोपी जो है वो सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रमबद्धता होगा, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सॉलिड, तो एंट्रोपी जो है वो गैस की ज़्यादा होगी। ठीक है, लिक्विड के कंपैरिजन में, और लिक्विड की क्या बोलते हैं, ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लास्ट, इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम, या इसे नर्नस्ट प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, नर्नस्ट का प्रमेय क्या होता है, देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका है। परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर निकाय की सभी क्रियाएं, निकाय की सभी क्रियाएं इस प्रकार होती हैं, निकाय की सभी क्रियाएं इस प्रकार होती हैं कि निकाय की एंट्रोपी में कुछ परिवर्तन न हो। ठीक है, अर्थात परम शून्य ताप पर जो किसी भी निकाय की, उसमें परिवर्तन भले ही हो, लेकिन उनकी जो, उसकी जो एंट्रोपी रहती है वो हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। ये होता है नर्नस्ट का प्रमेय या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि निकाय परम शून्य ताप पर है तो इसकी एंट्रोपी एक सार्वत्रिक नियतांक होती है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर निकाय की एंट्रोपी एक सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है, नियतांक या यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या नर्नस्ट का प्रमेय है। इसे याद रखेंगे, परम शून्य ताप पर निकाय की जो एंट्रोपी होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, एक सार्वत्रिक नियतांक होगी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमें सपोर्ट कीजिए। एडोर फिजिक्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।